हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा। एंड आज की क्लास में हम C++ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, एंड अगर मैं थ्योरी पार्ट के बारे में बताऊं तो C++ क्लास के लिए एक ही क्लास अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने C++ के सभी टॉपिक्स को कवर करवाया है। फिर चाहे आपका एचटेट का एग्जाम हो या EMRS या आपका KVS, BPSC, जिसके अंदर भी C++ सिलेबस आता है, उसमें आपके जो जो टॉपिक्स मेंशन किए जाते हैं वो सारे टॉपिक इस क्लास में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से, ये आपकी 2 आवर की कुछ की एक क्लास है जिससे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मेन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जितने टॉपिक्स की जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी क्लास है, एक बार आप भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जो एचटेट के बारे में अगर हम बात करें तो एचटेट में अभी आपका पाइथन इंक्लूड किया गया है, लेकिन फिर भी वहां पे कहीं ना कहीं C++ मेंशन कर दिया जाता है। बेसिकली आपके क्वेश्चन पाइथन से ही आएंगे, लेकिन फिर भी हम C++ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि अगर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाए तो हम उन क्वेश्चंस को कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट? इंटीजर न्यूमरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज, ऑल ऑफ दीज। इनमें से लिटरल कांस्टेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो जब लिटरल कांस्टेंट की हम बात करते हैं तो ये तीनों ही होते हैं। आप इन तीनों कैटेगरी के कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं लिटरल कांस्टेंट, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर रहेगा। Which operator is having right to left associativity in the following? Array subscripting, function call, addition and subtraction, typecast. एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी एंड प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी में देखो, प्रीसीडेंस का मतलब क्या है कि किस ऑपरेटर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हम पैरेंथेसिस को देते हैं, देन सेकंड प्रायोरिटी आपकी बाकी अदर ऑपरेटर्स को मिलती है। तो ये तो हो गई प्रीसीडेंस। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी का मतलब कि अगर आपकी सेम कैटेगरी के ऑपरेटर्स है, फॉर एग्जाम्पल सभी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड इन सेम कैटेगरी के ऑपरेटर्स आपको एक एक्सप्रेशन में मिले हैं, देन आप फर्स्टली किसको सॉल्व करेंगे वो डिपेंड करता है एसोसिएटिविटी पर, कि आप उन्हें राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे या फिर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों मिल जाता है तो इन दोनों में से आप पहले किसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सेम प्रीसीडेंस रखते हैं। तो इनमें से आप पहले किसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस में आप पहले किसको सॉल्व करोगे, ये एसोसिएटिविटी पे डिपेंड करता है। राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी किसकी होती है? टाइप कास्ट की होती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की लेफ्ट टू राइट होती है। The if-else statement can be replaced by which operator? Bitwise operator, conditional operator, multiplicative operator या none of these? जो if-else है आप उसे किससे रिप्लेस कर सकते हो? तो if-else को हम टर्नरी ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, एंड इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कह देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। द डेस्टिनेशन स्टेटमेंट फॉर द गो टू लेबल इज आइडेंटिफाइड बाय व्हाट लेबल? $@ जो हमारा गो टू लेबल हम यूज करते हैं ना, जब आप गो टू लेबल को यूज करते हो तो आप यहाँ पे कॉलन यूज करते हो, तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। What is a comment in C++? कमेंट क्या होता है? कमेंट आर पार्ट ऑफ द सोर्स कोड disregarded by the compiler. Comments are executed by compiler to find the meaning of the comment. Comments are executable, none of these.
कमेंट क्या होते हैं? कमेंट हमारे वो लाइंस होती है, वो स्टेटमेंट होती है जिन्हें कंपाइलर इग्नोर करता है, कंपाइलर उन्हें कंपाइल नहीं करता। एंड कमेंट्स का हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ द सोर्स कोड डिसरिगार्डेड बाय द कंपाइलर। Which looping process is best used when the number of iterations is known? For, while, do while, all looping process require that iteration be known. हमारे पास 3 लूपिंग प्रोसेस होती है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। एंड इन तीनों में हम क्या कहते हैं कि अगर आपको ये पता है कि आपको कितनी बार अपना लूप चलाना है, कितनी बार आपको उसे रिपीट करना है, देन तब हम यूज करते हैं फॉर लूप को। एंड अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कितने टाइम तक चलेगा, तब हम वाइल लूप को यूज करते हैं। ठीक है। Where does the execution of the program start? User defined function, main function, void function या none of these? एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। What are the mandatory parts in function declaration? Return type, function name, return type, function name, parameters, function name. फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करते हो तो मैंडेटरी पार्ट कौन सा है, मीन्स कि कंपलसरी कौन सा है? तो कंपलसरी जो पार्ट होता है वो है आपका कि आपको उसको एक रिटर्न टाइप देनी है एंड उसे एक फंक्शन नेम देना है। पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे ऑप्शनल रहते हैं, तो रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। Which of the following keyword is used to declare the header file? Include, exclude, string, namespace. हेडर फाइल के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो? आप यूज करते हो हैश इंक्लूड। हैश का यहाँ पे क्या बोलते हैं? हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हैश इंक्लूड, ऑप्शन ए आंसर रहेगा। Which of the following header files is required for creating and reading header files? offstream.h, fstream.h, ifstream.h, console.h. इनमें से हम किस हेडर फाइल को यूज करते हैं? हेडर फाइल्स को क्रिएट करने के लिए एंड रीड करने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं fstream.h। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। A condition that is caused by runtime error in a computer program is known as exception, syntax error, semantic या fault. A condition that is caused by runtime error. Runtime error का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक नंबर है 100, आपने इसे 0 से डिवाइड कर दिया, देन ये क्या देगा? ये एक रन टाइम एरर देगा। ठीक है, तो रन टाइम एरर जो होते हैं उन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। What is the output of the following program? Hash include iostream.h. iostream means input output, stream.h. h means header. Void add print. add print हमारा फंक्शन है। void रिटर्न टाइप है। void का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टैटिक एक कीवर्ड है यहाँ पर। int आपका डेटा टाइप है इंटीजर, s इज इक्वल्स टू 1। s वेरिएबल है जिसे हमने 1 वैल्यू डिक्लेयर 1 वैल्यू यहाँ पे असाइन की है। s प्लस प्लस मीन्स s का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। सी आउट एंड देन यहाँ पे आपको ये लेस देन की ब्रैकेट यहाँ पे 2 टाइम्स यूज करनी है s। ठीक है, उसके बाद है void main add print। यहाँ पे 3 बार ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब यहाँ पे जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी आउटपुट अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप उसे क्या करते हो? प्रिंटफ आप यहाँ पे यूज करते हो, प्रिंट यहाँ पे यूज करते हो। उसी तरह से सी प्लस प्लस में हम क्या यूज करते हैं? सी आउट यूज करते हैं। आउटपुट के लिए सी आउट यूज करते हैं एंड इनपुट के लिए हम सी इन का यूज करते हैं। ठीक है, सी आउट क्या होता है यहाँ पे? तो सी आउट आप यहाँ पे कह सकते हो कि सी आउट हमारा ओ स्ट्रीम क्लास से रिलेटेड है। कौन सी क्लास से रिलेटेड है? ओ स्ट्रीम। ओ मीन्स आउटपुट। आउटपुट स्ट्रीम क्लास से ये रिलेटेड रहेगा एंड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। सी आउट जो है हमारा स्क्रीन के ऊपर क्या करता है? आउटपुट डिस्प्ले करेगा।
उसके अलावा सी आउट के साथ हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इस ऑपरेटर का नाम क्या है? इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। एंड सी आउट की फुल फॉर्म अगर हमसे पूछी जाए तो वो क्या होती है? सी आउट फुल फॉर्म। तो सी आउट की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर आउटपुट। सी मीन्स कैरेक्टर एंड आउट मीन्स आउटपुट। तो इतना तो हमें पता चला यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट का क्या मीनिंग रहेगा। अब यहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया है इन्होंने, स्टैटिक कीवर्ड। अब स्टैटिक कीवर्ड का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे जो s वेरिएबल है हमने उसके लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। इट मीन्स s यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे क्या करेगा? तो देखो, जब भी आप एक फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो, फंक्शन क्या है हमारा? ऐड प्रिंट है, एंड आपने इस फंक्शन के अंदर s वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे इस वेरिएबल के लिए जो स्पेस एलोकेट हुआ है वो पूरे प्रोग्राम में लाइफ टाइम के लिए एलोकेट हुआ है। स्पेस फॉर द वेरिएबल गेट्स एलोकेटेड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस फंक्शन को, ऐड प्रिंट फंक्शन को कितनी बार भी कॉल करो, मल्टीपल टाइम्स आप इस फंक्शन को कॉल करो, जैसे यहाँ पे हमने 3 टाइम्स कॉल किया है, आप इसे कितनी बार भी कॉल करें, लेकिन जो स्पेस रहेगा इस स्टैटिक वेरिएबल का वो केवल एक ही बार एलोकेट होगा। इट मींस कि जब ऐड प्रिंट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है तो एस वेरिएबल को एक स्पेस एलोकेट होगा मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड टाइम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है तो फिर से इस वेरिएबल को स्पेस एलोकेट नहीं होगा, ये इसी स्पेस को क्या करेगा, इसी मेमोरी को क्या करेगा, रेफर करेगा। थर्ड टाइम जब कॉल करेंगे तो ये फिर से उसी स्पेस को, उसी मेमोरी को क्या करेगा, रेफर करेगा। मींस कितनी बार भी कॉल करे हर बार इसके लिए अलग से मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। समझ आया? उसके अलावा यहाँ पे एक मेन पॉइंट और क्या रहेगा कि जो वैल्यू रहेगी इस वेरिएबल की, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द प्रीवियस कॉल गेट्स कैरिड थ्रू द नेक्स्ट फंक्शन कॉल। इसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो जब सेकंड टाइम इसे कॉल किया जाएगा तो अब ये वैल्यू 2 को रेफर करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 4 है तो ये 4 वैल्यू को रेफर करेगा। मींस की प्रीवियस जो वैल्यू रहेगी ये उसे रेफर करेगा। अगर ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं होता तो इसका मतलब ये हमेशा 1 वैल्यू को ही रेफर करता एंड हर बार इसके लिए अलग स्पेस भी एलोकेट होता। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया क्या रहेगा। तो देखो, मैंने आपको आंसर भी बता ही दिया है कि आंसर क्या हो जाएगा, ऐड प्रिंट फंक्शन 1 वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हुआ, कितना होगा 2। फिर से जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो अब कौन सी वैल्यू को रेफर करेगा, 2 वैल्यू को रेफर करेगा, एंड 2 में इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 को रेफर करेगा, 3 में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे 4 वैल्यू हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 3 4। तो यहाँ पे समझ आया आपको कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हैश इंक्लूड iostream.h void main function int a is equals to 5 plus 3 multiply 5 c out insertion operator a semicolon and close the curly bracket। आउटपुट क्या आएगी इसकी? तो यहाँ पे देखो, प्लस एंड मल्टीप्लाई दोनों असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब प्रेसिडेंस सेम रहेगी। अब यहाँ पे हम इनकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया जाएगा या फिर प्लस को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इट मींस 15 देन प्लस 5 20। तो आंसर बी रहेगा। What is the output of the following program? Hash include iostream.h int max int a int b return a is greater than b question mark a colon b। ये क्या है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है, या टर्नरी ऑपरेटर भी कह देते हैं। इफ का रिप्लेसमेंट होता है इफ एल्स का। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है? तो कंडीशनल ऑपरेटर में ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिए या फिर आपने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा,
और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे जो लिखा होगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। इफ एल्स का यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट है। कैसे कि जब आप इफ के अंदर इस कंडीशन को लगाएंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है तो ये ए को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स बी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ एल्स का ये रिप्लेसमेंट होता है। void main function int I is equals to 5, j is equals to 7, see out max I j। I की वैल्यू क्या है 5 एंड j की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 5 एंड 7 मैक्स फंक्शन को कॉल किया तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू क्या हो गई 7। कंडीशन क्या है 5 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन हमारी फॉल्स है। फॉल्स है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, b को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो a को एग्जीक्यूट करता एंड a की वैल्यू क्या है 5, तो आंसर हमारा 5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथड क्लास ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लासेस इन C++ आर ड्राइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप, ऑल ऑफ दीज। क्लासेस क्या होती है, क्लासेस को हम ड्राइव्ड, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन डेटा टाइप कह सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर रहेगा। Reusability of the code can be achieved in C++ through polymorphism, encapsulation, inheritance, both A and C। Reusability किसका एडवांटेज है, Reusability आपका inheritance का एडवांटेज है। Inheritance क्या होता है, Inheritance का मतलब कि पेरेंट क्लास के फीचर्स चाइल्ड क्लास में लेके आना। पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कह देते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास को सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्किकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसके टाइप्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का अगर एक लाइन में बताऊं तो वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, मतलब कि आप एक ही ऑपरेटर को अलग अलग तरह से यूज करना, वो आपका एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल रहेगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड कोड। The entire set of data and code of an object can be made a user-defined data type with the help of object class binding abstraction। यहां पे क्या कह रहा है, entire set of data and code of an object can be made a user-defined data type। आपके पास डेटा है, आपके पास कोड है, आप इसे क्या बनाना चाहते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहते हैं। किसकी हेल्प से बना सकते हैं, क्लास की हेल्प से बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही है, एब्स्ट्रैक्शन का ही है। पेइंग अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हाइल इग्नोरिंग इनएसेंशियल डिटेल इज नोन एज सिलेक्टिवनेस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन या समराइजिंग। तो इसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है यूजर के लिए, उन इंफॉर्मेशंस को हाइड कर देना आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। केवल वही चीजें शो करना जो इंपॉर्टेंट है। रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ दीज। वही सेम क्वेश्चन है जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। The classes which are intended for the creation of the object or instance are called abstract class, concrete class, binding या polymorphism। क्या क्वेश्चन है, the classes which are intended for the creation of objects or instance, उन्हें हम concrete class कहते हैं। In OOP Object Oriented Programming, by wrapping up characteristics and behavior into one unit, we achieve data abstraction, data encapsulation, data hiding, all of these। ये अभी मैंने आपको बताया wrapping up। wrapping up किस में आता है, encapsulation में आता है।
द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टॉप डाउन, स्पीड, यूजर इंटरफेस या रीयूज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन गोल है वो आपका रीयूज है। The mechanism by which the data and function are bound together with an object definition, inheritance, encapsulation, abstraction या polymorphism। तो ये क्या है आपका डेटा एंड फंक्शन आर बाउंड टूगेदर, वही है बाउंड टूगेदर या रैपिंग अप ऑफ डेटा, इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। Which of the following operator can be overloaded in C++? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है एंड C++ में कौन कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हो, ये सब मैंने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है, तो एग्जाम में काफी बार आ जाता है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर साइज ऑफ ही लिखते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो किसको आप ओवरलोड कर सकते हो, तो यहां पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। इसका मतलब स्कोप रिजोल्यूशन, साइज ऑफ एंड कंडीशनल ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग involves writing two or more functions with different name, different argument list, different name, same argument list, same name and different argument list, same name and same argument list। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि सेम नेम, आपने एक ही नाम के 3 फंक्शन बना दिए, 1 2 3, इनका सेम नाम है, एक ही नाम है, लेकिन इनमें जो आर्ग्यूमेंट आपने पास करी है वो डिफरेंट है। किसी में 1 आर्ग्यूमेंट पास किया, किसी में 2 किया, किसी में एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो सेम नेम एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। By default, members of class are in nature protected, private, public and static। जो क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, अगर आप उनके लिए कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं करते, मॉडिफायर मींस पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, अगर आप कोई भी यूज नहीं करते तो क्लास के जो मेंबर्स है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपके पब्लिक होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस भी होता है। Which operator is used to define the member of class externally? colon, scope resolution, hash या none। externally का मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई भी फंक्शन डिक्लेयर किया, अब आप उसकी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देना चाह रहे, जहां पे आपने डिक्लेयर किया है, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया तो क्लास के अंदर आप उसको डेफिनेशन नहीं देना चाहते, आप आउटसाइड द क्लास उसे डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो जब भी आप ऐसा कुछ एक्सटर्नली डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड वो ऑपरेटर है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन? क्लास ए इंट एक्स, क्लास बी, पब्लिक क्लास ए, ऑब्जेक्ट ए इंट एक्स, इनमें से कौन सा वैलिड है? तो वैलिड यहां पे देखो क्लास ए, उसके बाद इंट एक्स, सेमीकोलन एंड सेमीकोलन, ये वैलिड है, ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द अदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको बतानी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मेंबर ऑफ द क्लास, एसोसिएट ऑफ द क्लास, एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन प्रेजेंट इन अ सिंगल क्लास? 1 2 3 एज मैनी एज पॉसिबल। एक क्लास में आप कितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो? तो एक क्लास के अंदर आप कितने भी कर सकते हो, एज मैनी एज पॉसिबल। Private data can be accessed by class member, a function in derived class, both A and B, public class। तो देखो जो प्राइवेट डेटा होता है, जिनको भी आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, आप केवल उसको उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, ड्राइव क्लास में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लास मेंबर फंक्शन, केवल उसी क्लास के फंक्शंस क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट डेटा को। Object of a class can directly use any member function declared in the private and protected section only, public and protected section only, public section, public, private and protected। Object of a class can directly use any member function declared in the object of a class। तो यहां पे क्या आंसर रहेगा हमारा, पब्लिक सेक्शन ओनली, ऑप्शन सी।
Scope resolution operator usually specify a particular class, one base class and more than one derived class, resolve ambiguity, all of these. Scope resolution operator क्या करता है? Specifies a particular class. Option A आंसर है. Constructors are used in initialize the object, construct the data member, both A and B या none of these. तो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होता है. जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. तो कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड इन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. How to access the object in the class? Scope resolution operator, direct member access operator, ternary operator या none of these. आप ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की हेल्प से. एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है. ठीक है. In which case is it mandatory to provide a destructor in a class? Almost in every class. Class for which 2 or more than 2 objects will be created. Class for which copy constructor is defined. Class whose objects will created dynamically. In which case it is mandatory to provide a destructor. किस केस के अंदर डिस्ट्रक्टर देना मैंडेटरी है? ठीक है, तो कब मैंडेटरी रहेगा? Class whose object will be created dynamically. A constructor that does not have any parameter is called custom static dynamic या default. उसे हम default constructor कहते हैं. अगर पैरामीटर पास किया है तो उसे हम parameterized constructor कहते हैं. A function that is called automatically each time an object is created, constructor, destructor, destroyer, terminator, तो उसे हम terminator constructor कहते हैं. ठीक है. एंड कंस्ट्रक्टर है तो डिस्ट्रक्टर होता है. कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर को आपको सेम नेम देना है जो आपने क्लास का नेम दिया है. क्लास का नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम रहेगा. क्लास का नेम एंड डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम रहेगा. लेकिन डिस्ट्रक्टर जब आप डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं. इसको बोलते हैं टिल्ट. क्लास का नेम ही सेम रहता है. डिस्ट्रक्टर को कोई हम रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं करते. Return type for constructor is void, class type, same type as the first data member defined in the class, no type. Constructor की return type क्या होती है? तो constructor की भी कोई return type नहीं होती, no type. A function that is called automatically each time an object is destroyed. Constructor, destructor, destroyer, terminator. जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तब आपका डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा. Class X, Y and Z are derived from class base. This inheritance. यहाँ पे एक बेस क्लास है एंड बेस क्लास की चाइल्ड क्लास है X, Y, Z. तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरारिकल या सिंगल? तो ये आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस है. The derivation of child class from base class is indicated by which symbol? Scope resolution operator, colon, semicolon या आपकी ये वर्टिकल लाइन. तो जब आप बेस क्लास से चाइल्ड क्लास ड्राइव कर रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर आप यूज करते हैं? कॉलन यूज करते हैं. When a base class is privately inherited by the derived class, then protected member of the class, base class become private member of derived class. Public member of the base class become private member of derived class. Both A and B. Only B. तो यहां पे देखो क्या क्वेश्चन है आपका कि बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड बाय ड्राइव्ड क्लास. प्राइवेटली इनहेरिट हुई है तो यहां पे कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? बोथ. प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास. ठीक है, जो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर है वो ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे. पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर एंड जो पब्लिक मेंबर है वो भी आपके प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेटली इनहेरिट किया है. इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल दैट क्लास विद द सेम नेम मस्ट बी derived from ईच वन अनदर.
knowledge of a general category can be applied to more specific object. C++ function may be used only if they have logical predecessor. One function name may invoke different methods. तो इनहेरिटेंस के लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी. नॉलेज ऑफ जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. जनरल कैटेगरी मीन्स फॉर एग्जाम्पल व्हीकल, ये जनरल कैटेगरी है. एंड स्पेसिफिक में क्या ड्राइव कर दिया? 2 टायर्स, 4 टायर्स, इस तरह से. When a class serve as a base class to others, all of its are members inherited. All of its are member inherited except for any private member. All of its are members inherited except for any protected member. None of its are member inherited unless specifically. When a class serve as a base class to others, तो यहाँ पे क्या रहेगा? All of its member inherited except any private member. ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा. The operator used for dereferencing or indirection is star and then आपका dash and ये सिंबल, उसके बाद ऑप्शन डी. तो यहाँ पे dereferencing के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? स्टार. Only function of the class can access the data of the class and they provide the interface between data, object and program. This kind of isolation the data from direct access by the program is called data abstraction, data encapsulation, data hiding and data binding. तो इसे हम data hiding कहते हैं. The feature in object oriented programming that allow the same operation to be carried out differently depending on the object is inheritance, polymorphism, overfunctioning, overriding. तो ये भी अब मैंने आपको बताया कि सेम ऑपरेशन इन डिफरेंट फॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. What is a term used to describe the situation when a drive class provide a function already provided in the base class? Overloading, overriding, polymorphism, encapsulation. अब देखो एक बेस क्लास है, उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया a, फिर आपने इसकी एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की एंड उसमें भी आपने सेम फंक्शन बना दिया a. तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ओवररीडिंग. क्योंकि यहाँ पे ये ओवरराइड करेगा. पहले से ही एक फंक्शन डिफाइन है, उसी से आपने दूसरा फंक्शन बना दिया, तो यहाँ पे ये ओवररिडन होगा. डॉट ऑपरेटर कनेक्ट टू द फॉलोइंग टू एंटिटीज रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अ क्लास मेंबर एंड अ क्लास ऑब्जेक्ट, a class object and a class and a member of that class, a class object and a member of that class. डॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं. पहले आप क्या लिखोगे? क्लास का ऑब्जेक्ट लिखोगे, देन यहाँ पे डॉट लिखोगे, उसके बाद अपना मेंबर लिखोगे, ठीक है, ऑफ दैट क्लास. ऑप्शन डी. is a blueprint or prototype that defines the variables and the methods common to all object of a certain kind. Class, inheritance, object, polymorphism. तो क्लास आपकी ब्लूप्रिंट होती है. Which of the following members are not accessed by using direct member access operator? Public, private, protected, both B and C. तो यहाँ पे both B and C, केवल पब्लिक को ही आप एक्सेस कर सकते हैं. Assume a class test. Which of the following statement is responsible to invoke copy constructor? ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे करेंगे? ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए आपकी ऑप्शन ए करेक्ट है, टेस्ट T2 एंड T1, एंड आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है, टेस्ट T4 इज इक्वल्स टू T1. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. When the compiler cannot differentiate between two overloaded constructor, they are called overloaded, destructed, ambiguous, dubious. तो जब यहाँ पे कंपाइलर डिफरेंशिएट ना कर पाए ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्बिगुअस कहते हैं. ऑप्शन सी. If you omit any constructor argument when you instantiate an object, you must use default value for all parameter to the constructor, for all parameter to the right of the argument, for all parameter to the left of argument, for no other parameters. तो यहाँ पे क्या रहेगा? For all parameter to the right of the argument. Which of the following is a valid class declaration? Header. For the drive class D,
with base class B1 and B2. इनमें से ड्राइव क्लास हमने ड्राइव क्लास D बनाई है, बेस क्लास B1 एंड B2. तो करेक्ट हमारे क्या रहेगा, पहले हम लिखेंगे क्लास, देन हम D लिखेंगे, उसके बाद कॉलन करेंगे, देन हम लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक B1 कॉमा पब्लिक B2. ऑप्शन ए करेक्ट है. In case of inheritance where both base and drive class are having constructor, when an object of drive class is created, then constructor of drive class will be invoked first, constructor of base class will not be invoked. Constructor of drive class will be executed first, followed by base class. Constructor of base class will be executed first, followed by drive class. तो यहां पे हमारा आंसर होगा कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय ड्राइव्ड क्लास. इफ बेस क्लास हैज कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट, then it is for the derived class to have constructor and pass the argument to base class constructor. Optional, mandatory, compiler dependent या error. तो ये mandatory हो जाएगा. When a child class function is called, the compiler looks first for matching name in the class of the object using the function name. Immediate ancestor class, base class या descendant class. तो class of object using the function name. Object-based language differ from object-oriented programming language as it does not support features, encapsulation, inheritance, abstraction, and polymorphism. Object-based language differ from object-oriented. It does not support. Object-based कौन सा feature support नहीं करती? तो ये हमारा नहीं करती, इनहेरिटेंस नहीं करती एंड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं करती. सेकंड एंड फोर्थ. तो ऑप्शन डी आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. इनमें से मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कौन कौन से हैं? तो देखो मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है हमारा डॉट स्टार एंड उसके अलावा है हमारा ये. ठीक है, ऑप्शन 3. तो फर्स्ट एंड थर्ड. लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आंसर भी है वैसे. मैच द फॉलोइंग है ये. तो ये फर्स्ट क्या है, क्लास बी कॉलन पब्लिक ए. बी आपकी ड्राइव क्लास है, ए आपकी चाइल्ड क्लास है. जब हम इस वाले इनहेरिटेंस को यूज करेंगे तब आपका क्या होगा, इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे. पहले ए बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन बी ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. अगर ये वाला इनहेरिटेंस है क्लास ए कॉलन पब्लिक बी पब्लिक सी, इसमें क्या होगा, पहले आपका बी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन सी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. अगर इस तरह से है क्लास ए कॉलन पब्लिक बी वर्चुअल पब्लिक सी, तो यहाँ पे वर्चुअल है तो इसमें पहले सी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन बी एंड देन ए. तो ये हमारे C++ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.